नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सनबीम स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध अधिवक्ताओं ने डीएम पोर्टिको पर किया प्रदर्शन। यूपी-टीईटी परीक्षा 15 दिन के अंदर कराए जाने की मांग को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लोहराबीर स्थित एक मैनहोल में काम करते समय एक 20 वर्षीय युवक गिरा। काफी मशक्कत के बाद भी नहीं चल सका पता। और लल्लापुरा क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची से दुराचार का मामला आया सामने। और अब खबरें विस्तार से। सनबीम स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। सोमवार को अधिवक्ताओं ने डीएम पोर्टिको पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सेंट्रल बार के उपाध्यक्ष अशोक उपाध्याय ने बताया कि जिस तरह से सनबीम स्कूल की 9 वर्षीय बच्ची के साथ वहां के कर्मचारी द्वारा दुराचार किया गया, ये घटना बेहद ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस कृत्य में स्कूल प्रबंधन और चेयरमैन दीपक मधोक दोषी हैं। उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर हम डीएम पोर्टिको पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे। देखिए, वाराणसी जनपद में जो सनबीम ग्रुप चल रहा है, निजी विद्यालय, इनके सनबीम लारतारा में एक 9 साल की बच्ची जो कक्षा 3 की विद्यार्थी थी, उसके साथ एक कर्मचारी द्वारा इनके दुराचार किया गया। और उसमें मैं ये मानता हूँ कि सनबीम स्कूल का प्रबंधन दोषी है। इनके जो भी विद्यालय चल रहे हैं, वो पूरे शहर में जो भी विद्यालय इनके हैं, जिले में हैं, ज्यादातर विद्यालय वो सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। दीपक मधोक को माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, मोदी जी ने इनको अपने नवरत्नों में शामिल किया है। घृणा होती है ऐसे नवरत्नों से। ऐसे नवरत्न को शर्म आनी चाहिए और मोदी जी से भी आग्रह है कि इनको तत्काल बाहर करें। ऐसे दुराचारी, ऐसे अनधिकृत कब्जेदारी, ऐसे लोगों से अगर ये परहेज नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में संकट होगा इनके लिए। क्या मांगे पूरी नहीं होंगी तो अनुमति क्या होगी? इसके पूर्व भी एक अधिवक्ता के पुत्र का आत्महत्या हुआ सनबीम बरुणा में, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 50 बार घटनाएं होती रही, लेकिन दीपक मधोक, इसके जो चेयरमैन है सनबीम ग्रुप के, इन्होंने जो है उस मामले को रफा दफा करा दिया। चाहे वो पैसे के बल पर कराए हों, चाहे शासन सत्ता में अपने रसूख से कराए हों। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई न होने से ये सामाजिक और पारिवारिक मामले से जुड़े हुए मामले हैं। ऐसे मामले से वकील आंदोलित हैं। इस पर आज विनय कुमार सिंह पिंटू, हमारे यहाँ सहायक सचिव प्रशासन है, उन्होंने प्रस्ताव दिया। हम लोगों ने सर्वसम्मत इस प्रस्ताव को पास किया कि हम लोग आज डीएम पोर्टिको में धरने पर बैठेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन देंगे। और अगर हमारी मांग सुन ली गई तो ठीक है, नहीं सुनी जाएगी तो फिर हम अगली रणनीति अपनी तय करेंगे। यूपी-टीईटी परीक्षा 15 दिन के अंदर कराए जाने की मांग को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यूपी-टीईटी परीक्षा का पेपर लीक हो जाने की वजह से परीक्षा कैंसिल कर दी गई, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफी नाखुश हैं। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर परीक्षा पुनः कराई जाए। इसके अलावा सभी अभ्यर्थियों को 5000 रुपए नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की चारों फ्रंटल के अध्यक्ष, युवजन सभा, लोहियावानी, यूथ ब्रिगेड, छात्र सभा, सभी के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। कल जिस प्रकार से प्रदेश सरकार के द्वारा टीईटी की परीक्षा लीक हुई और 20 लाख छात्र जो न जाने कितनी दूर दूर से आने के बाद परीक्षा केंद्र पर वापस होना पड़ा, इसके विरोध में आज हम सब वाराणसी के जिला मुख्यालय पर माननीय राज्यपाल महोदय को डीएम के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं। और साथ ही साथ ये मांग करते हैं कि टीईटी की परीक्षा पुनः 15 दिन के अंदर कराई जाए। हमारी ये मांग है। दूसरी मांग है कि टीईटी की परीक्षा में जो छात्र दूर दराज से आए थे, उनको 5-5 हज़ार रुपये देने का ये सरकार कार्य करे।
और जो छात्र टीटी की परीक्षा 15 दिन के अंदर घोषित करने के साथ साथ उनके आने जाने की बस और ट्रेन की व्यवस्था की जाए। ये हमारी मांग है। इन मांगों को लेकर हम सभी नौजवान सारे फ्रंटल संगठन के लोग आज यहाँ जिला मुख्यालय पर उपस्थित हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो है 1 महीने के अंदर परीक्षा कराएगी। इसके अलावा जो गिरोह है उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। क्या लगता है ये पर्याप्त है कि नहीं? हमारी मांग है कि 15 दिन के अंदर कार्रवाई। 1 महीना क्यों इंतजार हम कर रहे हैं? आचार संहिता लग जाएगी तब आप परीक्षा कराएंगे। कहाँ से परीक्षा कराई जा सकती है? और एनएसए की कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो हम सब नौजवान रोड पर आके काम करेंगे। जैसा कि अभी हम लोग के बड़े भाई ने बताया कि चारों यूथ के फ्रंटल लोग आज हम लोग इस मुद्दे पर आए हैं कि टेट की परीक्षा। और जैसा कि अभी आपने पूछा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एनएसए की कार्रवाई होगी, तो आज पेपरों में भी निकला है, समाचार पत्रों में निकला है कि ये जो लीक हुआ है पेपर, इसका तार सचिवालय से जोड़ा जा रहा है। अब समझिए इस बात को कि अगर सचिवालय से जोड़ा जा रहा है तो एनएसए किस पे लगेगा और लगेगा और कब हटा लिया जाएगा वापस, उसकी भी गारंटी कौन लेता है? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें सरकार कहीं नहीं, सीधे सरकार इसमें दोषी है। सरकार अपने लोगों को लाभ दिलाना चाहती है और संयोग से यह लीक हो गया, नहीं तो यह भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। शिक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूर्ण रूप से सारे लोगों के सामने, मीडिया बंधुओं के सामने इनका पर्दाफाश हो चुका है। और ये मुकदमा अपने ऊपर क्या लगाएंगे? ये तो अपना मुकदमा हटा लेते हैं, वापस कर लेते हैं। सीएम साहब ने कहा सारी भरपाई वो करेंगे, किराए से लेकर अगर जितने भी लॉस हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। किस चीज की भरपाई करेंगे? बेरोजगारों के साथ जो इन्होंने अन्याय किया उसकी भरपाई करेंगे? ये सिर्फ जुमलेबाजी करेंगे। ये कभी वादा करते हैं कि 15 लाख 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल कम करेंगे। ये किस अपनी वादा खिलाफी करते हैं। ये कभी किसी चीज की भरपाई नहीं कर सकते हैं। किन बातों को लेकर आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया? मीडिया बंधु जी, आपसे देखिए कुछ छिपा नहीं है। जितने भी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार आइस पाइस खेल रहे हैं जनता के साथ, उसी स्थल में जिस तरह से परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा लीक कराया गया है, और दरअसल ये सरकार मिली भगत है। इससे यदि सरकार लगातार हम लोग ज्ञापन से माध्यम से लगातार 5 साल से सुधारने का मौका दिए, सुधर नहीं रहे हैं। लोहराबीर स्थित एक मैनहोल में काम करते समय एक 20 वर्षीय युवक गिर गया। काफी मशक्कत के बाद भी युवक का पता नहीं चल सका। लोहराबीर स्थित एक मैनहोल में काम करने के दौरान सोमवार की दोपहर एक युवक उसमें जा गिरा। उसके साथियों ने उसे बचाने के लिए नीचे रस्सी फेंकी, लेकिन वो छूट गई और युवक का पता ही नहीं चला। मौके पर अग्निशमन विभाग के साथ ही एनडीआरएफ की 11वीं बटालियन की टीम ने युवक को निकालने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे। उसके बाद उसके मजदूर साथी को भेजा गया, लेकिन वो भी खाली हाथ वापस आया। मैनहोल में गिरने वाले युवक का नाम नवाब बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 20 साल है। युवक के मैनहोल में गिरने का मामला सार्वजनिक होते ही घटनास्थल पर तमाशबीनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वाराणसी में रहने वाला नवाब मूलतः पश्चिमी बंगाल का निवासी है। फिलहाल नवाब के परिजनों को सूचना दे दी गई है। यहाँ पर जो है मैनहोल सीवर का जो काम चल रहा था, उसमें एक कर्मचारी जो है कुछ अंदर काम करने के लिए उतरा था, वो उसी समय का फंस गया है। अभी क्या स्थिति है सर? अभी रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है और पानी का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जल्दी उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। अंदर से कोई हरकत आ रहा है कुछ? अभी तक तो आ रहा, हमारी जानकारी के साथ तो कर सकते हैं। जो मजदूर का क्या, हम मजदूर गए थे उनका हमें आइडिया नहीं है, लेकिन जब हमारे एनडीआरएफ के जवान गए थे तो उन्होंने ये बताया कि वो जो है अंदर उनका पैर फंसे होने के कारण, पानी में बहाव ज़्यादा होने के कारण उनको निकालने में मुश्किल हो रहा है। लल्लापुरा क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची से दुराचार का मामला सामने आया। सिगरा थाना अंतर्गत लल्लापुरा क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बच्ची के परिजनों ने पुलिस को बताया कि एक शादी कार्यक्रम के दौरान पड़ोस में रहने वाला 27 वर्षीय निसार नामक युवक बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुराचार किया। इस घटना के बाद आरोपी युवक फरार है। पुलिस ने युवक के परिवार के कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक निसार घर में ही बुनकरी का काम करता है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। बच्ची के परिजनों से घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। मुझे आपकी जानकारी बताना चाहूँगा, ये छोटी बच्ची के साथ रेप की घटना कार्य की गई है, जिसमें मुलजिम निसार का नाम प्रकाश में आया है और ये पड़ोस में रहने वाली बच्ची है जिसके साथ में इस तरह की वारदात कार्य की गई है। अभी हम लोग जो है घटनास्थल पर हैं, निरीक्षण घटनास्थल किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम बुलवाई गई है
और एविडेंसेस कलेक्ट की जा रही है। अभी तक की जानकारी है उसमें ये संज्ञान में आया कि एक विवाह समारोह था जिसमें बच्ची शामिल हुई थी और वहीं से बहला फुसला करके ये आदमी इसको अपने घर में लेकर के आया जहाँ पर इसने घटना कारित करी है। कितनी उम्र की बच्ची थी, कहाँ पढ़ रही थी? बच्ची की आयु लगभग 6 वर्ष की बताई गई है जी। और हम लोग जो है जल्दी से जल्दी मुलजिम की गिरफ्तारी का प्रयास करेंगे। बुदौलिया क्षेत्र में महंगाई और खर्चा विषय पर चाय पर चर्चा की गई। वाराणसी की हृदय स्थली गुदौलिया पे साहित्यकार और राष्ट्रीय कवि सुदामा तिवारी सांड बनारसी के साथ आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महंगाई और खर्चा पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने सभी राजनीतिक दलों से महंगाई से निजात दिलाने की गुहार लगाई। कवि सांड बनारसी ने महंगाई पर कविता के माध्यम से व्यंग कसा। वहीं विनोद यादव ने महंगाई और कोरोना काल को याद किया और सरकार द्वारा कोई भी राहत न मिलने पर अफसोस जताया। ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष मोहन तिवारी ने कमर तोड़ महंगाई और आमदनी की कमी को सरकार की फेल नीति बताया। इनके साथ ही राजेश, पूर्व पार्षद शंभुनाथ, नीति दुबे, संजय इत्यादि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। 2022 का चुनाव नजदीक आते ही काशी में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। जहां देखिए वहां चुनाव के दरमियान लोग अपनी अपनी चर्चाएं रख रहे हैं। आमदनी और खर्चे, चाय पर चर्चा। आज कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि अपनी अपनी बातें रखेंगे चैनल के माध्यम से कि महंगाई बढ़ रही है या घट रही है या सड़कें बन रही हैं या बिगड़ रही हैं, इसलिए कि यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, तो सांसद जी के क्षेत्र में कुछ लोग अपनी बातें रखना चाहते हैं जिससे हम आपका मुलाकात करवाते हैं। हमारे पास कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, साहित्यकार हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो लोग अपनी अपनी बातों को रखना चाहते हैं। गुरु जी अपना परिचय बता दीजिए। मैं सुदामा तिवारी सांड बनारसी कविता के क्षेत्र में 60 वर्ष हो गया। सारा देश विदेश सब घुमाया हूँ। महंगाई तो है ही है, इसमें दो रही है। 4 लाइन सुनिए जी। सुरसा समान बाएं चली आ रही है, यार महंगाई इस देश से भगाइए। आप भी सुखी रहेंगे, वह भी सुखी रहेगी, शासन प्रशासन के गुणगान गाइए। आधी रोटी खाएंगे और नेताजी को लाएंगे, यह नारा फिर आप अपने जेहन में लाइए। वादा जो किया है तो निभाना ही पड़ेगा, अब नेताजी आ गए हैं, आधी रोटी खाइए। इस महंगाई में आधी रोटी आदमी खा ले, यही बहुत बड़ी चीज है। और बंधुओं, आपने अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि लॉकडाउन था, और ऐसा लॉकडाउन मैंने कभी जीवन में नहीं देखा था कि लंबे लॉकडाउन भर पिंजरे में कैद रहे सरकारी बन के परिंदा चले आए हो। ताली पीटते हुए और थालियां बजाते हुए मोदी जी का बन के साजिंदा चले आए हो। रोजगार छिन गया, पैदल चले हो दूर, गीत गाते घर के गोविंदा चले आए हो। बाबा भोलेनाथ को झुकाओ निज माथ प्यारे, तुम नए साल में भी जिंदा चले आए हो। तो किसी तरीके से इतने लोग जो यहाँ बैठे हैं तो इतनी भीषण परिस्थिति में जिंदा है, मैं उनको साधुवाद दे रहा हूँ कि भगवान उनको सुखी रखे और जब तक रहे दीर्घायु। अभी आपने सुना, ये बनारस के एक जाने माने हस्ती हमारे साथ जुड़े थे, सांड बनारसी जी, जिनको दुनिया के कोने में कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहाँ लोग न जानते। अब हमारे सामने देखिए कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो आपसे बात करेंगे। अपना परिचय बता दिए। प्रकाश दुबे, बनारस का पुराना रहने वाला हूँ और राजनीति में बहुत दिन 40 साल तक मैं था। और वर्तमान परिस्थिति में जो राजनीति की समीकरण देख रहा हूँ, बहुत गंदा समीकरण है, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो यही है सब कुछ। महंगाई इतना चरम सीमा पर है कि आदमी चल नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, कैसे लोग घर में टेंशन बना रहता है महंगाई को। क्या उम्मीद रखते हैं इस सरकार से? हाँ? सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार तो अपनी बात पर करता है, उनकी जो मनता है करता है। मन की बात वो करते हैं सरकार,
लेकिन हम लोगों की मन की बात वो सुनते नहीं हैं। बड़ी कष्ट की बात है कि जनता की मन की क्या बात है, इस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और सुनना नहीं, खाली मन की बात उनकी सुनने चले जाएगी और कुछ मत। जनता मन की बात से ज्यादा अपने मन की बात कहना चाहती है सरकार से, तो सरकार को भी चाहिए कि जनता की बातों को सुने। आपका क्या नाम है? राजेश जी, क्या कहना चाहते हैं? आज चाय पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं चाय पर, और ये देख रहे हैं कि हमारे भारत में प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश के भी जो आई है आंकड़ा सरकार का 2020-21 का जो आया उसमें 44,600 रुपया प्रति व्यक्ति आय आया सालाना। वहीं गुजरात में 1,53,000 रुपये का औसत आया है प्रति व्यक्ति आय का। तो ये एक देश में ये दो औसत क्यों आ रहा है? क्या नीतियाँ सरकार की ऐसी है? उत्तर प्रदेश और बिहार क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? भारत में सबसे दयनीय स्थिति में आ चुके हैं उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसके लिए सरकार को स्पेशल नीति बनानी चाहिए। हमारे यहाँ उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहने वाला कानपुर आज ये नालियों के शहर में बजा रहा है। सरकार ने आखिर कौन सी ऐसी नीति लगाई थी जिस कारण हमारा ये उत्तर प्रदेश पिछड़ता जा रहा है? इस पर जो है उत्तर प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं, देखिए हमारे साथ सभासद भी जुड़े हैं, पूर्व सभासद। हाँ, आज सबसे पहले आप सभी को मैं अपने तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। कम से कम गरीबों की सुनवाई आप लोग कर रहे हैं। चाय पर चर्चा हो रही है और ये चाय पर चर्चा इसलिए होना जरूरी है कि ये हृदय स्थली जगह है। बरौलिया एक हृदय स्थली जगह है जहाँ पर की सरकार लोग का खुलेआम नित्य नाटक होता रहता है। दिखाते हैं कुछ, करते हैं कुछ। गरीबों का शोषण हो रहा है। 70 साल से 70 रुपया तक 70 साल से 70 रुपया तक कांग्रेस की सरकार रही। 70 के बाद आप देखिए 1,000 रुपया सिलेंडर, 100 रुपया पेट्रोल, सरसों का तेल 100 रुपया, 200 रुपया, और क्या नाम है, सब्जी को तो हाथ लगा ही नहीं सकते हैं। राशन के दुकान में सरकार द्वारा दलालों लोगों का वितरण होता है जो गरीबों तक नहीं पहुंचता है, जो पहुंचना चाहिए। वो मनरेगा से 3 रुपया 2 रुपया का है। ये भाजपा की सरकार की देन नहीं है, ये है। और उसके बाद जो कोरोना में वितरण हुआ, कम से कम हम 40 कूपन आपको दिखा सकते हैं। जो क्षेत्रीय सभासद, जो क्षेत्रीय भाजपाई नेता लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी उनको नहीं दिया गया है। इस महंगाई का कारण क्या है? इस महंगाई के कारण खाली सरकार की गलत नीतियां हैं और सरकार को खाली अपना पेट भरना है। अपने कार्यकर्ता को भी नहीं देखते हैं ये लोग खाली गाड़ी से आएंगे, इसी कमरे में जाएंगे और बाबा विश्वनाथ पर जाकर मंदिर तोड़ेंगे। 100 से ज्यादा मंदिर तोड़े हैं, 100 से ज्यादा मंदिर वहाँ तोड़े हैं। और उसके बाद आज विकास के नाम पर कुछ नहीं। देखिए ये सामने गलियां बन रही है, बरसात में यहाँ ऐसा हालत है जो कि सीमेंट चौबट्टा से बिछना चाहिए, सीमेंट चौबट्टा से ये सीमेंट लाइन बिछना चाहिए। पूरे जर्जर है, मेन होल जर्जर है, जहाँ पर कुछ नहीं है। ये स्मार्ट सिटी के नाम पर भोजन हो रहा है। हाँ, अब आप क्या चाहते हैं? तो हम ये चाहते हैं कि गरीबों का उत्पीड़न बंद हो। हाँ, एक सामंजस्य आए और गरीबों को रिफाइंड तेल 200 रुपया का है, रिफाइंड तेल 200 रुपया का है। इसको कम से कम कम से कम 100 रुपया में दर की वृद्धि में कम हो,
जिससे आम जनता राहत मिले। 2022 का चुनाव है जी, तो कैसे जवाब देंगे इस बार आप लोग? जवाब क्या, हम लोग तो एकदम खुलेआम रोड पर रहते हैं। विपक्ष नहीं रहता तो ये तांडव लीला करते। ये लोग तो डरते हैं हम लोग विपक्ष से। ये लोग किया क्या? ये लोग कुछ नहीं किए हैं। ये लोग खाली ढोंगी रचना। ये लोग को बताइए, ये लोग पंडित धर्म की नाम लेते हैं। ये लोग को बताइए, सूर्य शब्द जानते हैं, सूर्य मंत्र जानते हैं, ये लोग मृत्युंजय महामंत्र जानते हैं? कोई कुछ नहीं जानते हैं। ये लोग झूठा याचना पत्र करते हैं और झूठे वादा करते हैं। और 2022 में इनकी झंडा गई, इनकी झंडा गई। आप देख रहे हैं कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, त्रस्त हैं, लेकिन सरकार की नीतियों से इन लोगों को ज़्यादा कष्ट है। तो सरकार को भी चाहिए कि कम से कम लोगों के दुख दर्द को सुने, क्योंकि ये काशी है, काशी नगरी से ही पूरे देश में मैसेज जाता है। तो भाई साहब, आपका क्या नाम है? विनोद यादव, ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। विनोद जी, 2022 चुनाव नज़दीक है, तो आप लोग आज चाय पर चर्चा कर रहे हैं। किस तरह की चर्चाएं आप लोग कर रहे हैं? ये सरकार के गलत नीतियों के कारण हम लोगों का व्यवसाय पिछड़ता जा रहा है और ये सरकार ऑल इन वन है। पूरा विपक्ष हो चाहे कोई हो, कुछ भी बोलेगा ये सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ अपना करते हैं। कोरोना में तमाम तरीकों का पूरी जनता को, हर व्यवसाय को नुकसान हुआ, घाटा हुआ। और हमारी प्रदेश की सरकार, देश की सरकार ने डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम बढ़ाते गए, टैक्स बढ़ाते गए ट्रक का, और हर तरह का जो है जीएसटी में बाधाएं आती गई। और 70 रुपया बैरल जो है, जब कांग्रेस के शासन में डीजल मिलता था, तेल, कच्चा तेल मिलता था, तो उस समय 50-52 रुपया लीटर था। और आज 72 रुपया 70 रुपया बैरल है, तो 100 रुपया 90 रुपया लीटर डीजल बिक रहा है। तो आखिर ये क्या है? ये तो सरकार की गलत नीति के कारण से ही बिक रहा है। तो ऐसी सरकार को हम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और अगले में 2022 में इनको हटाना ही अच्छा बेहतर समझते हैं। 2022 के चुनाव के लिए जिस तरह से चर्चा चल रही है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ लोगों का कहना है विकास नहीं हुआ। चाय पर चर्चा करते हुए हमारे साथ आज जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और सभासद, पार्षद, क्षेत्रीय पार्षद शंकर साहू जी। शंकर साहू जी का कहना है कि हमारी सरकार ने बहुत विकास किया है। तो किस तरह का विकास किया है आज आपको ये बताएंगे। शंकर जी, जिस तरह से चाय पर चर्चा हुई, लोगों का कहना है कि कोई विकास नहीं हुआ आपकी सरकार में। देखिए, जो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, भगवान राजा राम, माता सीता का जब विरोधी नहीं हुए तो भगवान पर क्या नाम है, हमारे योगी जी, मोदी जी का क्या होंगे देश के? जो कह रहा है विकास नहीं हुआ है, वो हमको लगता है घर से निकलता नहीं है। देश में किसी शहर के किसी मार्ग पे चले जाइए और बनारस के जो कुंडो थे, बनारस के घाट थे, उसकी स्थिति आज वो है कि आप कहीं भी बिस्तरा लगा के ऐशो आराम कर लीजिए, कोई गंदगी या न कोई कमी है। महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों का कहना है कि खाने से मर रहे हैं, तो हमको ये क्या विकास? महंगाई तो जो लोग कह रहे हैं दुर्भाग्य है। महंगाई कहाँ है? आज सरकार ने इतने बड़े महामारी आया, इतने बड़ा कोरोना आया, इतने राशन, इतने बंटवाए, हर चीज की सुविधा दी, सरकारी कर्मचारियों का हर एक तारीख को तनख्वाह बांटा, किसी को रोका नहीं। इसलिए महंगाई कहाँ है? महंगाई आज देख लीजिए उठा करके, जो किसान आंदोलन कर रहे थे आज वो गलत, हम क्या बताएं कि महंगा किसान को आज भी, पहले जो आत्महत्या करते रहे, आज किसान खुश है क्योंकि उनको रेट नहीं मिल रहा था। आज भी किसान को रेट नहीं पूरा मिल पा रहा है, अगर महंगाई देख लीजिए तो। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने इतना दबाव बना के महंगाई कंट्रोल किया रहा है और हेल सामान कंट्रोलों पर सरकार, आपके कहने का मतलब विकास बहुत हुआ। विकास तो गंगा बह रही है, बनारस की सभी घाटों की गलियां देख लीजिए, रोड के देख लीजिए। सिर्फ बनारस का ही विकास हुआ या और जगह का भी? पूरे प्रदेश का देख लीजिए, क्या पूरे देश का देख लीजिए, विकास की धारा बह रही है। अंशुमान जी, आप बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो आप कितना विकास देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जिस तरह से लोगों का कहना है कोई विकास हुआ नहीं? जी,
विकास तो भैया हम बहुत विकास देखे हैं, क्योंकि जहाँ हम जाते हैं आज सड़क पर, वहाँ की सड़कें कल कंकड़ थी, आज वहाँ की सड़कें एकदम प्लेन रोड मलाई मक्खन की तरह बीजेपी बनवाई है। बाकी और सरकार में हम आज तक ऐसी सड़क देखे ही नहीं। तो भ्रष्टाचार भी लोग बता रहे हैं कि बहुत बढ़ा हुआ है। भ्रष्टाचार ये जो जितने लोग भी बता रहे हैं ये सब विरोधी पार्टी हैं, ताकि चुनाव आ रहा है, सरकार का जो है हानि हो, तो इससे विरोधी कुछ भी करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती रहेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वाराणसी का व्यापार बिल्कुल खत्म हो गया है, जिस पर शासन द्वारा कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा है। व्यापारियों की पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, अब व्यापारियों का ही शोषण हो रहा है इस सरकार में। हर व्यापारी वर्ग चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सब त्रस्त हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। मौका मिलते ही अपना टोटल क्रोध और गुस्सा समय आने पर जो है जवाब देगी जनता, और व्यापारी जवाब देंगे। किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार देखिए, इन्होंने जो नारा दिया था भ्रष्टाचार और गुंडा राज के विषय में, जिस सरकार के खिलाफ इन लोगों ने सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया था, आज इनके सरकार में वही भ्रष्टाचार और वही गुंडा राज कायम है, और सबसे ज्यादा चरम समस्या पे पहुंच गया है महंगाई। तो जो सरकार महंगाई पर कंट्रोलिंग कर सकता है और भ्रष्टाचार और गुंडा राज पर कंट्रोलिंग कर सकता है, हम लोग दिल से चाहते हैं कि वो सरकार आवे और आ करके जो है अपने कार्य को पब्लिक के बीच में रखे। ये देख लीजिए कितना अच्छा सुंदरीकरण हुआ है। आज तक पहले इसके पहले कोई देखा था घाट गलिया ये वो कुछ भी, मतलब कितना सुंदर है, लेकिन धीरे धीरे देख लीजिए विश्वनाथ मंदिर जी की तरफ। बीएचयू परिसर में कूड़े के ढेर में आग लगाए जाने से आसपास के क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में कूड़े के ढेर में आग लगाए जाने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोगों ने बताया कि अचानक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कूड़े के ढेर में आग लगा दी गई, जिससे उठने वाले धुएं से सीर गोवर्धनपुर भगवानपुर के आसपास के गांव में सांस लेना मुश्किल हो गया। वहीं रात्रि में चक्का जाम करने के बाद आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है और कूड़े का उचित निस्तारण नहीं किया गया तो हम धरने पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। आज किस तरह का बीएचयू प्रशासन ने आग लगाया, क्या किया गया? यह बीएचयू प्रशासन जो है कि आज ही नहीं कई सालों से लगातार यह बहुत ही घटिया स्तर का कार्य बीएचयू प्रशासन करता आ रहा है, बहुत ही लापरवाह बना हुआ है। यहाँ पे जो है कि बगल में जो फील्ड खाली बचे हैं गौशाला के बगल में, बीएचयू हॉस्पिटल का और हॉस्टलों का सारा कचरा लाकर यहाँ पे सब फेंक देते हैं और उसके बाद आग उसमें लगा देते हैं। आग जब पूरा अत्यधिक हो जाता है आग लगा देते। कल का 5 बजे का आग लगा हुआ है, धुआं से पूरा सीर गांव, छिट्टूपुर, अगल बगल 2-4 गांव परेशान थे। बच्चों का दम घुटने लगा। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो समझ लीजिए घरों से बाहर भागना पड़ गया, उनको दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ गया। यह लापरवाह, इन सबों को कई बार हम लोग फोन किए तो यह सब मानने वाले नहीं थे। अंतिम में मजबूर होकर हम ग्रामवासियों को यहाँ पे चक्का जाम करना पड़ा। रात 10 बजे करना पड़ा। फिर भी यह जो है कि इतना लापरवाह है। आज राज्यपाल आए हैं, वहीं पे बैठे हैं, प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन फिर भी सारी खाना पूर्ति के लिए एक दमकल गाड़ी रात में भेजे थे। फिर सुबह जो है कि यह सब जाकर देखे हम लोग कूड़े के पास, तो फिर यह सब अपना आग लगाने वाला प्रोग्राम कर ही रहे थे। वो आधा इंची का पाइप से सब पानी डाल के बुताने का प्रयास कर रहे थे। फिर सुबह विरोध दर्ज कराने पर इस समय जो है कि दमकल वाले और ट्रैक्टर वाले बोले कि कर रहे हैं, लेकिन इन सबका इतना घटिया व्यवहार हम करना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से, प्रशासन महोदय से। अभी कुछ महीने पहले दिल्ली गाजियाबाद में किसान जो है कि प्रणाली जलाए थे, तो उनके ऊपर जो मुआवजा, जुर्माना और जेल भेजा गया था। ये बीएचयू प्रशासन के खिलाफ यहाँ की प्रशासन क्यों नहीं एक्शन लेती है? क्या इनसे डरती है? क्या यह सरकारी संस्था है इसलिए इनका जो मन करे वो करे, इनको कोई बोलने वाला नहीं है? जो है कि एकदम वातावरण प्रदूषित करके रखे हैं। यहाँ पे एकदम स्थिति एकदम नरक, गाँव वाले पूछिए, पूरा एकदम कल एकदम नरक हो गया था। 8 बजे दिख नहीं रहा था। यहाँ पे हम लोग कल चक्का जाम किए, उसके बाद एक एप्लीकेशन दिए भी, उसके बाद आश्वासन मिला यहाँ चौकी इंचार्ज के निर्देशन पे हम लोग चक्का जाम खत्म किए। लेकिन आज फिर हम लोग सुबह वहाँ पे गए तो वही स्थिति है, कूड़े को फिर से जलाया जा रहा है, पूरा धुआं एकदम पूरे नागरिक परेशान है। तो क्या कहेंगे कि जिस तरह अभी धुएं कूड़े जलाए जा रहे हैं तो कितना प्रदूषण फैल रहा है? प्रदूषण मैं क्या बताऊं, प्रदूषण अगर जो आगे यहाँ पे देख लेगा, आप खड़े हैं इस समय, खुद आपको पता चलेगा सांस लेने में कितनी परेशानी हो रही है।
जो सांस की बीमारी है उनको एकदम सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही, कुछ कहने की कह नहीं पा रहा हूँ कैसे वो लोग रह रहे हैं। नाटिमली भरत मिलाप मैदान में हस्तशिल्प मेले का आयोजन हुआ। नाटिमली स्थित भरत मिलाप मैदान में हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्पियों द्वारा अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। मेले के प्रथम दिन ही ग्राहकों की काफी भीड़ देखने को मिली। आयोजकों ने बताया कि ये मेला 15 दिनों तक चलेगा। हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया है। शिल्पियों के उद्धार हेतु यह हस्तशिल्प मेला वाराणसी के भरत मिलाप मैदान नाटिमली में लगाया जा रहा है, जिसका आज पूजा पाठ द्वारा उद्घाटन किया गया है और यह मेला 12 तारीख तक 15 दिनों के लिए संचालित होगा, जिसमें भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्य टांडा, रामपुर, इटावा, मैनपुरी, भदोही, बनारस आदि विभिन्न जनपदों से हस्तशिल्पी आए हुए हैं। ये 15 दिन तक अपने उत्पाद को लेके यहाँ बेचेंगे और बिना बिचौलिया के ये लोग 10 रुपया कमाएंगे। क्या क्या है इस मेले में? इस मेले का मेन आकर्षण आप देखें तो सबसे पहले तो आप कश्मीरी साल, जो पश्मीना की साल आई है वो 25,000 से लेके 1,25,000 तक की साल हैं। बनारस की साड़ियाँ भी हैं, भदोही के कालीन भी हैं, एप्लिक वर्क भी हैं, कई अच्छी चीज़ें हैं जो कि सस्ते दरों पे यहाँ के लोगों को 15 दिनों तक, मतलब कपड़े, गर्म कपड़े से लेके खाने पीने तक की कुछ चीजें हैं। जी, सब चीजें। और बाकी सीसी कैमरे वगैरह सब यहाँ सुरक्षा के लिए गार्ड पर्याप्त लगाए गए हैं, CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि कोई दिक्कत न हो और क्षेत्रीय लोग आवे अपना आराम से खरीदारी करें, ताकि कोरोना काल में जो हस्तशिल्पी गरीबी के राह से जूझ रहे हैं उनको इस मेले के माध्यम से कुछ मदद मिल सके। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया महानगर वाराणसी महिला सभा की बैठक आयोजित हुई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया महानगर वाराणसी महिला सभा की बैठक अध्यक्ष पूजा सेठ के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस दौरान नए कार्यकर्ताओं का माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई इस्माइल खान गुड्डू ने किया। इस मौके पर इस्माइल खान ने बताया कि हमारी महिला सभा की टीम सदस्यता अभियान चलाकर शीघ्र सभी को जोड़ने का कार्य करेगी। महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के प्रति जन जन को आगाह कर 2022 के चुनाव में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य किया जाएगा। आज किस तरह की बैठक संपन्न हो रही है यहाँ पे? आज ये बैठक निरंतर चल रही है जब से अब चुनाव चूंकि नजदीक है और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के निर्देशानुसार हर फ्रंटल का करीब 4 रोज पे मीटिंग हो रही है। उसी कड़ी में आज महिला सभा महानगर वाराणसी की भी मीटिंग पार्टी कार्यालय में रखा गया है। क्या उद्देश्य है आज के इस कार्यक्रम का? आज के कार्यक्रम का ये उद्देश्य हमारा है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी से जोड़ा जाए और डोर टू डोर जा करके लोगों को पार्टी का चुनाव निशान चाबी से अवगत कराया जाए। मैं आज महिलाओं को एकत्र करके उनको सम्मान के लिए हमने उनको अग्रसित किया है और उनको मान सम्मान बढ़ाने के लिए उनको अपने साथ लेकर चली हूँ। क्या करेंगी? 2022 चुनाव नजदीक है, लोगों को कैसे जागरूक करेंगी अपने इस पार्टी के लिए? 2022 नजदीक है, इसी सबको देखते हुए मैं चुनाव के लिए अपने महिलाओं को डोर टू डोर ले जाकर अपने पार्टी के बारे में उनको अग्रसित करूंगी और उनको ये बताऊंगी कि इस समय जो जो समस्या आ रही हैं, बिजली, पानी और गैस, ये सब के बारे में उनको मैं बताऊंगी कि ये सबसे अगर निजात पाना है तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को आगे लेकर जाना पड़ेगा और जिसके कारण हम लोग को एकजुट होकर आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। रामनगर स्थित गुरुद्वारे में गुरु नानक देव का प्रकाशोत्सव मनाया गया। रामनगर गुरुद्वारा में गुरु नानक देव का 552वां प्रकाशोत्सव मनाया गया। इस दौरान शबद कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़ तथा पंजाब, कानपुर इत्यादि जगहों से आए संगत के लोगों ने शबद कीर्तन में अपनी प्रस्तुति दी। तत्पश्चात रामनगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने गुरुद्वारा साहिब की तरफ से भव्य लंगर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने लंगर छका। इसके बाद गुरु नानक देव की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे।
उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कोरोना महामारी के संदर्भ में पत्रकारों से रूबरू हुए। कोरोना वायरस की दूसरी जानलेवा लहर का कारण बनने वाले डेल्टा वेरिएंट के बाद देश में अब एक और वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आया है। इसको लेकर भारत सरकार जहां पूरी तरीके से सजग है, तो वहीं वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने कहा कि हमारी सरकार हर स्तर पे इसको लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट है। उन्होंने कहा कि कुछ लक्षण मिले हैं, लेकिन इससे देशवासियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व में जो ऑक्सीजन को लेकर के कमी आ रही थी, अब वो कमियां नहीं होने वाली हैं, क्योंकि अब प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उनके विकास के लिए जिस प्रकार कटिबद्ध होकर कार्य कर रही है, और जो प्रथम आवश्यकता होती है उद्योग और व्यापार को विकास की या प्रगति की, जिसमें सबसे पहले आपराधिक वारदातें नहीं हो, गुंडा राज्य समाप्त हो, आपराधिक साम्राज्य समाप्त हो, उसके लिए कदम उठाया गया और एक स्वच्छंद वातावरण व्यापार करने का, उद्योग चलाने का दिया गया है। फिर जो गुंडे माफिया परेशान करते थे, व्यापारियों से चौथ वसूली याद करते थे, अपराध और गुंडागर्दी और डकैती के माध्यम से उनका शोषण होता था, उससे भी मुक्ति दिलाने का काम सरकार ने किया है। दूसरा, बिजली की उपलब्धता व्यापार और उद्योग के विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, उसको भी सरकार ने पूर्ण रूप से उस पर सफलता पाई है और जनता और व्यापारी सब अच्छी राहत महसूस कर रहे हैं। विशेषरगंज क्षेत्र में मां वैष्णो साड़ी सेंटर का उद्घाटन किया गया। विशेषरगंज क्षेत्र में मां वैष्णो साड़ी सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान दुकान के अधिष्ठाता ने बताया कि उनके यहाँ हर रेंज की उत्तम क्वालिटी की साड़ियाँ उपलब्ध हैं। उन्होंने ग्राहकों से एक बार अवश्य आने की अपील की। सागर जी, किस तरह का, किस रेंज की आप साड़ियों की दुकान खोले हैं? ये मेरा माँ वैष्णो साड़ी के नाम से फ्रम है। ये 200 स्टार्टिंग है मेरी का साड़ियाँ, 200 से लेके या 5000 6000 सब मिल जाएगा। 300 400 600 में अच्छी चीज, 500 600 में अच्छी साड़ियाँ मिल जाएगी आपको वहाँ पे। ओनली 50 रुपीज़ रख के हम लोग बेचते हैं यहाँ पे। तो क्या कहना चाहेंगे अपने सम्मानित ग्राहकों से? हम ग्राहक एक बार आने का यहाँ पे कष्ट करिए, एक बार आए, देखे, पसंद आए, ले, देखने कोई पैसा नहीं है। पसंद आएगा लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सब वैरायटी मिलेगा आपको, हर वैरायटी, सिल्क, प्योर वेयर, शिफॉन सब मिलेगा। बनारसी ज़्यादा मेन है, बनारसी साड़ियाँ का ज़्यादा है। सूरज जी, किस तरह का आपने यहाँ फर्म दुकान खोला है? मेरा दुकान का नाम है माँ वैष्णो साड़ी। मेरा नाम सूरज केसरी है। हमारे यहाँ बनारसी साड़ियाँ, पेवर साड़ियाँ 4000 5000 200 300 सब रेट की साड़ियाँ मिलती है। कम रेट में अच्छी साड़ियाँ, एक बार आने के कष्ट करें मेरी दुकान पर। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सनबिम स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध अधिवक्ताओं ने डीएम पोर्टिको पर किया प्रदर्शन। यूपी-टीईटी परीक्षा 15 दिन के अंदर कराए जाने की मांग को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लोहराबीर स्थित एक मैनहोल में काम करते समय एक 20 वर्षीय युवक गिरा। काफी मशक्कत के बाद भी नहीं चल सका पता। और लल्लापुरा क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची से दुराचार का मामला आया सामने। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।